नहीं थे तो सबसे पहले मैंने ये बताया था कि हमारा सिलेबस 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है, जिसमें सबसे पहले पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स हैं, जो नॉर्मली आप पाकिस्तान अफेयर में कवर करते हैं। और इनको हमने कहा था कि हम एक इकोनॉमिक के साथ याद रखेंगे, जैसे कि हम कहते हैं सितंबर अप्रोच। सोशल इश्यूज, इकोनॉमी है, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, वो तमाम चीजें इसमें शामिल होती हैं। फिर पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स हैं। जब हम एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करते हैं तो एक्सटर्नल अफेयर्स में पाकिस्तान के हम नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर देख लेते हैं। जैसे कि हम जब आज अपना पहला टॉपिक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे, तो हम उसमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पाकिस्तान के जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके साथ कैसे ताल्लुकात हैं और कैसे होने चाहिए। और फिर ग्लोबल इश्यूज के लिए मैंने एक चीज बताई थी कि देयर इज अ वन चेक और अ टेस्ट कि जो आपने ग्लोबल इश्यूज के लिए रखना है बेटे, वो ये है कि आप तमाम लोगों ने ये सोचना है कि दुनिया के अंदर होने वाली हर वो डेवलपमेंट, फॉर एग्जांपल यूएस में हुई, यूके में हुई, आपकी मिडल ईस्ट के अंदर कुछ हुआ, हर वो डेवलपमेंट जो पाकिस्तान को इम्पेक्ट करती है इन अ वन वे और अदर। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि किसी जंगल में आग लग गई है, उसका अगर पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है तो वो हमारे किसी काम की नहीं है। फिर मैंने थोड़ा इसमें खोल के टॉपिक्स आपके लिए लिखे थे, क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्कशन हो चुकी है, तो इट्स एन ओवरव्यू कि मैं एक दफा बच्चों को बता दूं। फिर मैंने आपको बताया था कि बुक्स की जो सोर्सेज और चैप्टर्स हैं, जिस तरह के आज हम फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों के साथ पीडीएफ में फॉरेन पॉलिसी की पूरी बुक शेयर करूंगी। अलॉन्ग विद इट आपका जो मैंने नोट्स हैं, यानी कि जो क्लास में हम डिस्प्ले करके तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो आपका 23 पेजर मैंने बनाया है, जिसमें कि तकरीबन 2 से 3 आपके क्वेश्चंस एड्रेस होंगे। फॉरेन पॉलिसी होती क्या है, फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की कैसी है। और फिर उसके बाद हमने आपने 2024-25 में एक सवाल देखा, कंटोर्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी, ये कंटोर्स क्या होते हैं। उसके बाद इसी तरह आपके इश्यूज हैं पाकिस्तान इकोनॉमी पे, तो उस पे कौन सी किताब है। अब मैंने एक चीज बताई थी, हाउ टू रीड अ रिकमेंडेड बुक का फार्मूला, कि जब आपने रिकमेंडेड किताब पढ़नी होती है तो उसमें आपने किन चीजों का ध्यान करना होता है, किन चीजों का ख्याल करना होता है। देखिए, हम रिकमेंडेड किताब इसलिए नहीं पढ़ते कि जाहिर बात है एक मजमून के ऊपर 12 से 13 किताबें पढ़ना इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। तो इसलिए इस चीज को सामने रखते हुए, इस चीज को हमने सामने रखना है, और इस चीज को सामने रखते हुए हमने ये देखना है कि हमने कोई 12 से 13 किताबें नहीं पढ़नी, बल्कि हमने उसमें से टोटल को 12 से 13 चैप्टर्स पढ़ने हैं। उन चैप्टर्स के अंदर फिर हमने उसका ओवरव्यू देखना है, और उस चैप्टर के अंदर हमने जो पर्टिकुलर की एलिमेंट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना है, जो हार्डली 12 से 13 चैप्टर्स बनते हैं, नॉट द बुक्स। इसी तरह फिर न्यूज़पेपर की सोर्सेज में, अब ये नाम आप लोगों ने जो हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीकाकार मैंने आपको बताया था, आज मैं आपको दोबारा बताऊंगी। आज का हमारा आर्टिकल हमने कौन सा पढ़ना है, व्हाट इज द आर्टिकल ऑफ द डे, उसको हम एट द एंड ऑफ द क्लास 5 मिनट में मैं उसको डिस्कस करूंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि अखबार पढ़ने का तरीकाकार क्या है। ये न्यूज़पेपर के अंदर आने वाले जो नाम हैं इन लोगों के, ये मैंने आपको इसलिए कहा कि आप लोग रादर देन दैट कि आप अखबार में इस चीज का वेट करें, आप जाहिद हुसैन के आर्टिकल्स भी सर्च कर सकते हैं, आप जफर नवाज जासपाल के भी कर सकते हैं। तो उन आर्टिकल्स को आप अपने पास रख सकते हैं। ये लोग किसी खास पर्टिकुलर टॉपिक पे जो लिखते हैं, वो टॉपिक आपको हेल्प आउट करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और अखबार को कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो भी आज हम देखेंगे, ताकि आपकी उसके हवाले से कोई भी किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रह जाए। उसके बाद मैंने कहा था कि आपका बुनियादी तौर पे करंट अफेयर एस्से में आपका किस तरह हेल्प आउट करता है। जैसे कि आज आप फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे तो आपने इस कंटेंट को रिटेन करना है। न सिर्फ पाकिस्तान, करंट अफेयर, इंटरनेशनल रिलेशन या पॉलिटिकल साइंस के अंदर फॉरेन पॉलिसी आपकी रेलेवेंट है, आपकी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर एस्से भी आ सकता है, जैसे कि इट्स टाइम टू रिविजिट द पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, किसी किस्म की भी बात हो सकती है। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ये इसलिए बता दूं कि आज जो आप पढ़ेंगे, मेरी क्लास का एक असूल है, मैंने पहले भी जितने भी मैं सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, आप ये कहें कि मैं उस चीज़ के लिए मशहूर हूँ या नटोरियस हूँ, आई एम नटोरियस फॉर इट, कि मैं बच्चों को लिखने के लिए काम देती हूँ। लिखने से मुराद ये है कि आज अगर हमने इवन की डेफिनेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी भी पढ़ी है, तो आपको मैं कहती हूँ कि एक 1 पेजर बनाएं, ब्रीफ बनाएं, आउटलाइन बनाएं, और वो मुझे आप अपने मोबाइल में कैम स्कैनर डाउनलोड करके पीडीएफ बना के ग्रुप में शेयर करें। आपकी कल जब 2 बजे क्लास शुरू होगी तो आई विल ट्राई कि भाई हम 1:55 पे आके उसकी डिस्कशन पहले करें, जिसमें कि मैं क्विकली एक स्किम करके बता देती हूँ कि आपने ये सही लिखा, ये गलत लिखा, ये नहीं लिखना था। इसमें ये होता है
कि अक्सर आपने सुना होगा कि आपको सजेशन मिलती है कि आपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। तो शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीक़ाकार ये होता है कि आप ये करें कि पेपर के क्वेश्चंस लें और उनको अटेम्प्ट करें। इस तरह आप एक तीर से दो शिकार करते हैं, आपके नोट्स भी बन जाते हैं, आपका सवाल भी अटेम्प्ट हो जाता है। अब बुनियादी तौर पे एक चीज यहाँ पे समझने की है और एक चीज बड़ी यहाँ पर जरूरी है कि देखिए आपने, मैंने कहा कि मैं आपको 27 पेजेस देती हूँ कि ये पढ़ लें। आपने 27 पेजेस सुबह से शाम लगा दिया, आपने पढ़ लिए, लेकिन सवाल आया और उसको आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, ये एक बहुत बड़ा मामला है। सवाल कैसे अटेम्प्ट करना है इसके ऊपर भी। और फिर मैंने आपको कहा था कि आई विल शेयर द हेडर्स, अभी मैं नहीं हेडर्स ये शेयर करूंगी। तकरीबन ये 25 to 30 हेडिंग्स हैं कि जिनकी बेसिस पे आप करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर का कोई भी डोमेस्टिक इश्यूज के ऊपर सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ किताबों का निकला हुआ क्रक्स है, लेकिन मैं अभी आप लोगों के साथ ये इसलिए शेयर नहीं करूंगी कि इट्स टू अर्ली। हम बुनियादी तौर पे एट द एंड ऑफ द सेशन और टाइम टू टाइम आपके सेशन के अंदर ये आता भी रहेगा, तो उसके साथ मैं आपको ये बताती रहूंगी कि आपने क्या करना है। अच्छा बच्चे, उसके बाद हमारे पास मैप्स, फ्लो चार्ट्स हमारे आंसर में बड़े जरूरी हैं, लेकिन ये अब मैं यहाँ पे आके दूं मैप्स बनाए, लेकिन टॉपिक टू टॉपिक में आप लोगों का जो मैप है उसको लेके चलूंगी ताकि आपको पता चले कि मैप्स और फ्लो चार्ट ने आपको आपने कैसे देखना है। एग्जामिनर रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए मैंने पहली क्लास में डिस्कस की थी कि जो कुछ हमसे एग्जामिनर डिमांड कर रहा है हमने वो करना है। एग्जामिनर कहता है कि आपका फोकस नहीं है, प्रिसीजन नहीं है, आपका नॉलेज ही पुअर है, राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं होती है। मैंने पहले कहा है कि ये राइटिंग का इम्तिहान है, तो इस चीज को लाजमी करार दिया जाए कि आपकी राइटिंग किस तरह की है। उसके बाद आप ऑथेंटिक सोर्सेज यूज नहीं करते। क्या वजह है कि हम कहते हैं कि ये मार्केट में से कोई 500-600 सफ़ों की किताब ले लेते हैं, वो 500-600 सफ़े की एक लोकल मार्केट गाइड तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन हम इस चीज को नहीं देखते कि जो हमारा कमीशन हमसे डिमांड करता है क्या हम वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। इस तरह क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। ठीक है जी। अब ये चीज हमने फोकस करनी है जब हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि हमने प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग करनी है, हेडिंग्स देनी है, टाइम मैनेज करना है, हैंड राइटिंग। ठीक है, खुशखती का इम्तिहान नहीं है, इतनी खूबसूरत ना भी हो, लेकिन इस काबिल तो हो कि अगला पढ़ सके। ठीक है जी। तो एग्जामिनर हमसे क्या डिमांड करता है? एग्जामिनर हमसे डिमांड करता है कि हमारी एनालिटिकल थिंकिंग हो। एनालिटिकल थिंकिंग ऐसे नहीं आएगी। एनालिटिकल थिंकिंग कैसे आएगी? आज हम एंड ऑफ द सेशन जब एनालिसिस बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एनालिटिकल एबिलिटीज किस तरह डेवलप होती हैं। स्टैंडर्ड सोर्सेज यूज करें, जैसे कि फॉरेन पॉलिसी के ऊपर अब्दुल सत्तार से ज्यादा कोई ऑथेंटिक सोर्स है ही नहीं, क्योंकि अब्दुल सत्तार जो है वो आपको बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के डिफरेंट फेजेस से गुजार के आपको बताता है कि फॉरेन पॉलिसी क्या है। फॉरेन पॉलिसी के ऊपर मलिया लोधी के आर्टिकल्स जो हैं दे आर पर्टिनेंट एंड रेलेवेंट, अच्छे आर्टिकल्स हैं। उसके बाद अगली चीज जो हमें देखने को मिलती है वो यहाँ पे ये है कि एग्जाम स्ट्रैटेजी को बेहतर करने की जरूरत है। एग्जाम स्ट्रैटेजी ये है कि आप एक पूरे का पूरा फॉर्मेट फॉलो करें, कि आपने इंट्रोडक्शन लिखा, आपने हेडिंग्स बनाई, आपने सब हेडिंग्स बनाई, इस चीज को फॉलो करना बड़ा जरूरी है। अच्छा जी, लेटर ऑन पास पेपर की हम प्रैक्टिस करेंगे और प्रेजेंटेशन के ऊपर काम करेंगे। ये अब मैंने आप लोगों की यानी कि फर्स्ट क्लास के अंदर, एक मिनट। अच्छा जी, आई होप कि सब लोगों ने को व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है। ठीक है जी। ओके। अच्छा जी, सबसे पहले हम जर्नल बात शुरू करते हैं। जर्नल बात शुरू करते हैं। हम पाकिस्तान का नक्शा बनाने की कोशिश करते हैं। हमें अभी कुछ नहीं आता, हम इस तरह दो तिरछी लाइनें ड्रॉ करेंगे। इससे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए। देखिए, ये अब आपका, आप जर्नल साइंस एंड एबिलिटी के अंदर भी पढ़ेंगे। इसमें देखें, ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है बेटे, जो कह रहे हैं ना रिपीट करें, बच्चे मैं रिपीट दोबारा कर दूंगी एट द एंड। अभी तो मैंने सारा, क्योंकि जो ओरिएंटेशन क्लास थी वो दोबारा आपको रिपीट करवाई है, लेकिन इन केस के अगर आपने भी उसको मिस कर दिया तो इट्स ओके। अच्छा जी, हमें इस चीज का इसलिए पता होना चाहिए कि जब हम आगे फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस कर रहे होंगे तो हमें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की ईस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, वेस्ट में क्या है, साउथ में क्या है। मैप बनाना, थोड़ा सा हम सबसे पहले काम क्या करेंगे कि इस तरह दो तिरछी लाइनें ड्रॉ करेंगे।
उसके बाद यहां पे हम एक वी बनाएंगे और फिर इसी वी को इधर बनाएंगे। ठीक है, यहां पे आपने क्या करना है, एक वी आपने इधर बनाना है और फिर इसी तरह आपने दूसरा वी बनाना है, ये जो मैंने आपको इस डब्बे के साथ दिखाया है। यहां पे आपने जब ये दो वी बना लिए तो इन दो वीज को बनाने के बाद अब ये हमने सी बनाया। सबा, आपको व्हाइट बोर्ड क्यों नहीं बच्चे शो हो रहा? मैम अब हो गया, थैंक यू। अच्छा, अगर व्हाइट बोर्ड नहीं शो हो रहा तो प्लीज आप लोग बताया करें कि आपका व्हाइट बोर्ड की नजर नहीं आ रहा तो। ठीक है, अब मैं दोबारा आप लोगों के लिए देखती हूँ। 48 लोग क्योंकि यहाँ पर हैं कि जो फॉलो करें। आप सब लोगों को व्हाइट बोर्ड जरूर देखना है, हम व्हाइट बोर्ड के ऊपर ही डिस्कस करें। एक मिनट में जरा आपके साथ शेयर कर दूं। इसमें मैं आपको व्यूअर कर दूं क्योंकि आप लोग जो है ना फिर चाहते हैं गंद। अब ठीक है, अब सबको नजर आ रहा है? यस मैम। चले, अब हम पाकिस्तान का आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज अबाउट द पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। हम पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पढ़ने जा रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी होती क्या है, किस चीज को हम फॉरेन पॉलिसी कहते हैं, ये बाद की बात है। सबसे पहले एक चीज मैंने आपको कहा कि इस कंपस को अपने जेहन में रखिए कि आपको पता होना चाहिए कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। पाकिस्तान का नक्शा बनाने की कोशिश करते हैं पहले और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी एंड व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। ये सारी चीजें अब मैं आपको विद सोर्सेज बताऊंगी कि हम कहाँ से फॉरेन पॉलिसी को प्रिपेयर कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान का नक्शा बनाने के लिए बच्चे आपने इस तरह दो तिरछी लाइनें ड्रॉ करनी है। दो तिरछी लाइनें ड्रॉ करने के बाद पहला काम आपने ये करना है कि इस तिरछी लाइन के एंड के ऊपर एक वी बनाना है और उसके साथ ही ये जिस तरह जिधर एरो है ये यूं वी बनाना है और फिर दूसरा वी आपने इस तरह बना लेना है। यहां से आप इस ढलवान से नीचे उतरेंगे और इधर आके अब यहां पर आप रुक जाए। यहां पर रुक जाने के बाद अब इसी वी के साथ इस वी को इस लाइन के साथ साथ गुजारते हुए ऊपर आ जाए। इसको गुजारते हुए हम यहां से आएंगे 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 और फिर इसका दोबारा यहां से एक उभार निकालेंगे और इसको यहां पे यूं ले जाएंगे। यहां पे एक और वी आ गया। इसको अब दोबारा ट्रेस करें और इसको ले जाते जाएं और इसको एक अंदर की इस लाइन के साथ मिला दें और इसी लाइन को फिर यहां से यूं मिलवा दें। अब ये जो पहली दो लाइनें आपने बनाई थी इनको हम रेज कर देते हैं, इनको हम इरेज कर देते हैं। इनको इरेज करने का हमारा मकसद, ये सिर्फ दो लाइनें इसलिए हमने बनाई थी कि हमें पता हो कि हमने क्या चीज अपने माइंड में रखनी है। अच्छा बच्चे, हमारा कोई ये खुशखती का पेपर तो है नहीं। एक चीज याद रखिएगा कि आपकी अगर कोई थोड़ी बहुत चीज ऊपर नीचे हो जाती है तो इसका ये मसला नहीं है कि आपके यहाँ हो पा रहा तो मैप खराब हो गया हमारी, तो ये चीज नो, हमने प्राइमरीली एक पाकिस्तान के मैप जैसी चीज बनानी है। हमने यहां पर सिर्फ अभी क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान का नक्शा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब ये समझ आई है आपको चीज कि हमने पाकिस्तान का यहां पर क्या बनाया। फिलहाल हम कुछ भी नहीं कर रहे, हमने पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ने हैं तो हम पाकिस्तान का मैप देख रहे हैं। अब हम यहां पर हमें पता होना चाहिए कि ये अब जो आपकी जगह है ये है आपका बलूचिस्तान। बलूचिस्तान आ गया। इधर हम आते हैं तो यहां पे हमारे पास है केपी और ये ऊपर है हमारे पास जीबी, गिलगित बल्तिस्तान। ये है जी आजाद जम्मू कश्मीर। ये हमारा पंजाब और यहां पे हम आ गए हैं सिंध। अभी सिर्फ हमने ये जेन में चीज बनाई है कि बलूचिस्तान है, सिंध है, केपी, पंजाब, और ये हम एक नक्शे की मदद से देख रहे हैं। अब ये जो वेस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट है इसको हम जेन में रखते हैं। अब मैं लिख रही हूं यहां पे इंडिया, यहां पे मैं लिख रही हूं ईरान, यहां पे मैं लिख रही हूं अफगानिस्तान, यहां पे मैं आपका लिखने लगी हूं जी चाइना, और यहां पे मैंने लिखा अरेबियन सी। आप मुझे बताएं
पाकिस्तान के साउथ पे क्या वाक़या है? अपना एक एमसीक्यूज करते हैं। पाकिस्तान के साउथ पे क्या है? अरेबियन अरब सी। गुड। पाकिस्तान का जो ईरान है वो कहाँ पे लोकेटेड है? वेस्ट। साउथ वेस्ट और नॉर्थ साउथ में। वेस्ट। साउथ वेस्ट। चाइना कहाँ पे है? चाइना कहाँ पे? नॉर्थ। 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 नॉर्थ में। सो अब यहाँ पे क्लैरिटी हमने बिल्ड कर ली है। अब चलते हैं, इस मैप को सामने रखते हैं और फॉरेन पॉलिसी क्या होती है उसके ऊपर बात करते हैं। बेटा, फॉरेन पॉलिसी आपकी खारजा पॉलिसी होती है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जब तक आपकी, अब देखिए दो तरह की पॉलिसीज हैं। एक है इंटरनल पॉलिसी, एक एक्सटर्नल पॉलिसी। आपका घर है, इमेजिन करें उस घर के अंदर आपने राशन लाना है, आपने बिल जमा कराने हैं, ये आपके घर के मामलात हैं, ये आपके इंटरनल मैटर्स हैं। जैसे कि पाकिस्तान की एजुकेशन पॉलिसी, पाकिस्तान की हेल्थ पॉलिसी, ये वो तमाम चीजें हैं, ये वो तमाम की एलिमेंट्स हैं, ये वो तमाम कंपोनेंट्स हैं कि जो बुनियादी तौर पे हम अपनी नेशनल पॉलिसी बनाते हैं। फॉरेन पॉलिसी, पहली चीज कि ये आपकी इंटरनेशनल पॉलिसी है, बैरूनी पॉलिसी है। जैसे कि आप कहते हैं कि अब आप किसी दूसरे के घर के साथ कैसा ताल्लुक रखेंगे। आप अक्सर कहते हैं ना, फलाने ने शादी पे 1000 रुपया दिया, अब हम उसको 1000 रुपया देंगे। अब ये क्या है? उसने आपके साथ जो किया आप उसके साथ वैसा करेंगे। आपने किसी को बुलाया, वो नहीं आया, अब आप नहीं जाएंगे। किसी ने आपके बारे में अच्छा बोला, आप उसके बारे में अच्छा बोलेंगे। कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, अब आप अपने हथियार तेज करेंगे कि वो आपको नुकसान ना पहुंचाए। आप घर में भी तो यही करते हैं। यही चीज अब हम रियासत के लेवल पे ले जाते हैं, स्टेट के लेवल पे ले जाते हैं। तो स्टेट के लेवल पे बेटा, जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है, जो आपकी खारजा पॉलिसी है, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या देखने को मिलती है? इसको क्या कर दिया आप लोगों ने? खारजा पॉलिसी के अंदर एक चीज जो हमें देखने को मिलती है, वो अपने ज़हन में रखिएगा कि आपकी फॉरेन पॉलिसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखने को मिलती है वो ये है कि दिस इज अ स्ट्रैटेजिक एक्टिविटी। इसकी डेफिनेशन को डीकोड करते हैं कि ये एक स्ट्रैटेजिक एक्टिविटी है, जिसके जरिए अब यहां पे दो तीन अल्फाज आप अपने ज़हन में रखेंगे कि आप नेशनल इंटरेस्ट अपने अचीव करना चाहते हैं। नेशनल इंटरेस्ट के लिए आप क्या करते हैं? इन नेशनल इंटरेस्ट को आप अचीव करवाना चाहते हैं इंटरनेशनल स्टेज पे। अब एक एक लफ्ज समझिएगा। अब इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर, आलमी दुनिया के अंदर आप अपने नेशनल इंटरेस्ट अचीव कराना चाहते हैं। आपका नेशनल इंटरेस्ट है सिक्योरिटी, सेफ्टी, इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी इन तीन चीजों को अपने जेन में रखें। नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है? मिसाल के तौर पे घर की एग्जांपल लीजिए। आपके घर का इंटरेस्ट क्या होगा? कि आपकी चार लोगों में इज्जत हो, आपको लोग अच्छा बोले, आपकी तकरीम हो। अभी इसी तरह आपकी जो रियासत है पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट क्या है? कि पाकिस्तान सिक्योर स्टेट हो, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर कोई आंख उठा के ना देखे, पाकिस्तान एक सेफ स्टेट हो, और उसके साथ यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ हो, हम डेवलप नेशन के अंदर शामिल। इन नेशनल इंटरेस्ट्स को अचीव करने के लिए इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर, आलमी दुनिया में, आप स्ट्रेटजिक तरीके से जो डिसीजंस लेते हैं, जो आप फैसले करते हैं, उन फैसलों के ऊपर जो आप अमल दरामद करते हैं, यानी कि एक्शंस लेते हैं, और फिर उसके साथ साथ जब आप इन इंटरेस्ट्स के लिए किन लोगों के साथ मिलते हैं, किन रियासतों के साथ नहीं मिलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं दूसरी रियासतों के साथ या ऑर्गेनाइजेशंस के साथ,
उसको हम कहते हैं फॉरेन पॉलिसी। अब मैं रिपीट करने लगी। फॉरेन पॉलिसी क्या है? फॉरेन पॉलिसी एक स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी है। जब भी बात बेटा स्ट्रेटेजिक की आए तो इसका मतलब है, आप कहते हैं ना कि नाप तोल के अब आपने कोई काम करना है, आपने बड़ा ही सोच विचार करके करना है कि आपको फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा। फॉरेन पॉलिसी, यहां पर आइए, यहां पर देखिए कि फॉरेन पॉलिसी एक स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी है जिसके जरिए आप अपने नेशनल इंटरेस्ट अचीव करना चाहते हैं इंटरनेशनल स्टेज पे। इसलिए आप जो डिसीजन लेते हैं, जो फैसले करते हैं, जो अमल दरामद करते हैं, जो इंटरेक्शन करते हैं रियासतों के साथ और नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जैसे कि आपका यूएनओ है, वो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस तमाम के तमाम अमल को हम क्या कहते हैं? फॉरेन पॉलिसी। मैं इसको दोबारा इलेबोरेट करती हूँ। फॉरेन पॉलिसी के अंदर अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि फॉरेन पॉलिसी एक शिफ्ट कब पकड़ती है। बेटा एक टाइम ऐसा था कि जब फॉरेन पॉलिसी में ये था कि एक रिएक्शनरी अप्रोच थी। आपने मेरे साथ अच्छा किया, मैंने आपके साथ अच्छा कर दिया। आपने मेरे साथ बुरा किया, मैंने उसका रिस्पॉन्स दे दिया कि ओके, बुरा हो गया। लेकिन एक टाइम आता है, साल है 1971 का, जिसमें कि एक बंदा है जिसका नाम है ग्राहम, और इसकी एक किताब है जिसका नाम है अ सेंस ऑफ डिसीजन, जिसमें वो कहता है कि भाई फॉरेन पॉलिसी एक फैसला साजी का अमल है, एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, ना कि आप ये कहें कि फॉरेन पॉलिसी रिस्पॉन्स है या रिएक्शन है टू इंटरनेशनल इवेंट्स। यहां तक हमने ये बात की है कि फॉरेन पॉलिसी है क्या। खारजा पॉलिसी, मैंने आपको कहा कि घर की एग्जांपल से आप देखें, उसी घर को अब आप पाकिस्तान समझें। फॉरेन पॉलिसी या खारजा पॉलिसी एक स्ट्रैटेजिक एक्टिविटी है कि जिसमें आपकी रियासत अपने नेशनल इंटरेस्ट अचीव करने के लिए कहां पे, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपने नेशनल इंटरेस्ट अचीव करने के लिए जो फैसले करती है, जिन मुमालिक के साथ इंटरेक्ट करती है, जो फैसलों पे अमल दरामद करती है, उसका नाम फॉरेन पॉलिसी है। 1971 का टाइम पीरियड है कि जब ग्राहम है और उसकी किताब है एसेंस ऑफ डिसीजन, जिसमें वो कहता है कि फॉरेन पॉलिसी ऐसा नहीं है कि आपने कुछ किया और मैंने उसके जवाब में कुछ कर दिया। फॉरेन पॉलिसी एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, एक फैसला साजी का अमल है। आपको बड़ी सोच विचार करनी होती है कि हम अपनी खारजा पॉलिसी कैसे बनाएंगे, हमारे दोस्त कौन होंगे, हम किन के साथ ट्रेड करेंगे, हम किन के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, हम किन के साथ कोई नई मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, कौन हमारे फ्रेंड्स होंगे, हम किन को यूनाइटेड नेशन में सपोर्ट कर रहे होंगे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। जिस तरह आप कहते हैं ना कि फलाना फलाने के रिश्तेदार है, पूरे गांव को पता है, तो पूरी दुनिया को पता होगा कि पाकिस्तान और चाइना दोस्त हैं, उनके क्या ताल्लुकात है। आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी के जरिए ही बताया था कि आप अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा बने हैं कोल्ड वॉर के बाद, जब आपने सीटो और सेंटो ज्वाइन किया। इस चीज को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। यहां तक बेटे हम सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट बना रहे हैं। अब फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो नाम या जिस शख्स की डेफिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है हेनरी किसिंजर। फॉरेन पॉलिसी क्या है ये चीज आपने समझ ली है। अब हम बात करते हैं हेनरी किसिंजर क्या कहता है। हेनरी किसिंजर का फॉरेन पॉलिसी के ऊपर क्या कहना है, क्या मानना है, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखिए, अब इस पे वो ये कहता है, अब इसको आपने समझे। फॉरेन पॉलिसी का जहां पे भी वर्ड आए, स्ट्रैटेजी के वर्ड को वहां से नहीं निकालना, क्योंकि एक स्ट्रैटेजिक मूव है। ये कहता है कि बुनियादी तौर पे फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटेजिकली मैनेजिंग, स्ट्रेटेजिकली क्या करने का नाम है, मैनेज करने का नाम है, स्ट्रेटेजिकली मैनेजिंग अ नेशंस रिलेशन with other states
टू अचीव लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट। स्ट्रेटेजिकली मैनेजिंग, किस चीज की मैनेजिंग? स्ट्रेटेजिकली मैनेजिंग, किस चीज की मैनेजिंग? आपके ताल्लुकात की। स्ट्रेटेजिकली मैनेज करने हैं आपने नेशन के रिलेशंस, नेशंस रिलेशंस किसके साथ? विद अदर नेशंस। किस चीज के लिए? फॉर अचीविंग द नेशनल इंटरेस्ट्स। इस पूरे के पूरे अमल को वो कहता है कि ये है फॉरेन पॉलिसी। आप अपने घर को सिक्योर करने के लिए अपने नेशनल इंटरेस्ट को, मैंने आपको नेशनल इंटरेस्ट की एग्जांपल दिया, पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट है सिक्योरिटी, पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट है इकोनॉमी, पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट है डेवलपमेंट। उसको अचीव करने के लिए आप बाकियों के साथ जो ताल्लुकात बनाते हैं, और बड़े अब स्ट्रेटेजिकली मैनेजमेंट से मुराद ये है कि ये अब आपकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है कि आप चाइना के दोस्त हैं। ये आपकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है कि आप ये कहते हैं कि हम अब इंडिया के दोस्त इसलिए नहीं है कि इंडिया ने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रिवोक कर दिया। ये स्ट्रेटजी है। यानी कि ऐसे नहीं होता कि आप कहते हैं जी मैंने नक्शा देखा, इस नक्शे में फलाना मेरा दोस्त है, फलाना उसका दोस्त है। नो, यू हैव टू फॉलो द स्ट्रेटजी। आपको कहां पे फायदा और नुकसान होता है, ये चीज बड़ी जरूरी है। अब यहां पे अगर हम देखें तो ये कहता है, हेनरी किसिंजर कहता है कि फॉरेन पॉलिसी आपकी ना जब शेप होती है, आप फॉरेन पॉलिसी जब बना रहे होते हैं, आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, जो कि अब्दुल सत्तार ने अपनी किताब पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी में बताए भी हैं कि फॉरेन पॉलिसी जब आप बनाते हैं तो आप ऐसे नहीं बनाते कि हाँ भाई मेरे नेशनल इंटरेस्ट है तो मैं कीनिया के साथ ताल्लुकात कायम कर लेता हूँ। नेशनल इंटरेस्ट अपनी जगह, लेकिन आपने देखना होता है कि तारीख क्या कहती है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आप देख लीजिए पाकिस्तान के अमेरिका के साथ कैसे ताल्लुकात हैं। आप आज पॉलिसी बनाएंगे तो अमेरिका के उन ताल्लुकात को आप सामने रखेंगे। आपकी जियोपॉलिटिकल रियलिटीज, आप किसके नेबर हैं? आप अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर दें, आपका इमीडिएट नेबर है। हाउ इज इट पॉसिबल? आप इंडिया के साथ एक हद तक अग्रेसिव मूव में जा सकते हैं, आप और वो पानी शेयर कर रहे हैं। ये तमाम चीजें, ये तमाम की एलिमेंट्स इसमें मौजूद होते हैं। हेनरी किसिंजर ने एक बड़ी खूबसूरत बात की जो आपके काम की है कि वो कहता है फॉरेन पॉलिसी बैलेंस होना चाहिए दो चीजों का। कौन सी दो चीजों का? आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। बेटे अब ये आपका आईआर वाला आइडियलिज्म रियलिज्म नहीं है। यहां पे मैं जिस आइडियलिज्म और रियलिज्म की बात कर रही हूं वो ये है कि आइडियल अप्रोच क्या होती है और रियलिस्टिक अप्रोच क्या होती है। अब रियलिज्म तो बच्चे ये कहता है ना, वही घर की एग्जांपल लेते हैं कि हमारे साथ जो अच्छा है हम उसके साथ अच्छे हैं, जो हमारे साथ बुरा है हम उसके साथ बुरे हैं। आइडियलिज्म ये है कि हम कहें कि नहीं, हम इंडिया के साथ भी अच्छे हैं, हम इसराइल के साथ भी ताल्लुकात बना सकते हैं। ये अब हमारी आइडियल अप्रोच है। इसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करती हूँ। सबसे पहली चीज वो ये कहता है कि एक तो आपके नेशनल इंटरेस्ट्स हैं, ये तो रियलिज्म है, ये तो एक रियल स्ट्रैटेजी है, ये तो आप एक चीज है कि जिससे हम बाहर निकल ही नहीं सकते, उसके बाहर तो हम जाएंगे ही नहीं। रियलिज्म ये कहता है कि जो आपके नेशनल इंटरेस्ट्स हैं, अब नेशनल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि ठीक है भाई चाइना से बाहर तो हम नहीं सोच सकते, चाइना के साथ हमारा इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, हम उधर ही अपने जो है वो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, उनका ही ख्याल करेंगे, उनके अंदर ही की एलिमेंट्स को देखेंगे। लेकिन आइडियलिज्म ये कहता है कि जनाब हमारी कुछ मॉरल कंसिडरेशंस भी हैं, कुछ आइडियोलॉजिकल भी हैं, चाइना से बाहर निकल के भी सोचते हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल मैं देती हूँ, हमें इसराइल को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, दिस इज डिबेटेबल। इसका आइडियल जवाब, आइडियलिज्म ये कहता है इसराइल को हम रियासत एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन इसराइल के साथ हम किसी भी किस्म के इकोनॉमिक या ट्रेड रिलेटेड ताल्लुकात बना सकते हैं। लेकिन हमारा रियलिज्म नेशनल इंटरेस्ट कहता है कि हम तो इसराइल का नाम लेंगे तो हमारे लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। हमारी रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव ये है कि ठीक है हमारे पास सऊदी अरब और ईरान दोनों के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन आइडियलिज्म कहता है कि शायद हमें ईरान से इतना फायदा ना मिले जितना सऊदी अरब से मिले, तो हमें किसी एक की साइड ले लेनी चाहिए।
समझ रहे हैं इस चीज को? तो हेनरी किसिंजर कहता है फॉरेन पॉलिसी स्ट्रैटेजिकली मैनेज करने का नाम है नेशनल रिलेशंस को इंटरनेशनल नेशंस के साथ किस चीज के लिए, ताकि आपकी रियासत अपने नेशनल इंटरेस्ट अचीव कर सके। फॉरेन पॉलिसी बैलेंस होना चाहिए आइडियलिज्म और रियलिज्म का। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही रिएक्शनरी अप्रोच के ऊपर चलते रहें, हमें कभी खुद भी दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। इसकी आइडियलिज्म की एक और एग्जांपल है कि गिविंग द स्टेटस ऑफ मोस्ट फेवरेट नेशन, MFN का मतलब होता है मोस्ट फेवरेट नेशन टू इंडिया। भूल जाइए जो हुआ, लेकिन कैसे भूल जाए, हम अपनी कश्मीर कॉज से पीछे हट जाते। तो रियलिज्म हमें उधर नहीं जाने देता। समझ आइए बेटे ये चीज? जहां पे कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही, आप वहां पे मुझे रोकेंगे। हेनरी किसिंजर का मैम, एक कंसेप्ट है। जी बेटे। मैम ये जो आपने एग्जांपल बताया है ना, MFN वाला, ये समझ में नहीं आया। कि हम इंडिया को मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दे दें। आगे चल के जब मैं आपको इकोनॉमी पढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी कि जब आप किसी रियासत को मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा देते हैं तो उसके साथ जब आप ट्रेड करते हैं, जब आप उसके साथ लेन देन करते हैं, तो उसके अंदर जब आप उससे कोई चीज खरीदते या बेचते हैं तो उसके ऊपर जो टैरिफ्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपने पे करनी होती है, वो नहीं होती। आयशा बच्चे, आइडियलिज्म में ये है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें आप तमाम ऑप्शंस को कंसिडर करें। रियलिज्म कहता है कि नहीं, जो आपके नेशनल इंटरेस्ट है ना, आप उनको देखें, उनको किसी भी तरीके से आपने कंप्रोमाइज नहीं करना। समझ आई ये बात? अच्छा, उसके बाद अब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। फॉरेन, बिल्कुल बेटा, फॉरेन पॉलिसी बायलैटरल होती है, यूनिलैटरल भी होती है, इसके ऊपर भी बात करते हैं मोहम्मद नौशरवान। मोफा जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की वेबसाइट है, उसके ऊपर मोहम्मद अली जिन्ना की जो फॉरेन पॉलिसी के मेन पिलर्स हैं, हमारे फाउंडिंग फादर के, वो बुलेट्स के फॉर्म में मौजूद हैं। आप उसको सर्च भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखा दूंगी। देखिए, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो हमारे पास मौजूद है, वो ज्योग्राफी उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसकी ज्योग्राफाई लोकेशन उसको डिफाइन करती है। ज्योग्राफाई लोकेशन के बाद अगर हम देखें तो बाकी उसके अंदर जो की एलिमेंट्स हैं वो भी आते हैं कि तारीख उसकी कैसी है, वो किन ममालिक के साथ उसके कैसे ताल्लुकात रहे, ये बहुत सारी चीजें। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना क्या कहते हैं? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ये कहते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना ये कहते हैं कि जी, आवर फॉरेन पॉलिसी इज one of the friendliest and the goodwill toward all nation of the world। 1948 का टाइम था। उस वक्त आप क्या कर रहे थे? इसमें आपने एक स्पीच दी थी, एक नई बॉर्न जो स्टेट थी पाकिस्तान की, तो आपने US के जो लोग थे उनके साथ आपने 1948 फरवरी में ये खिताब किया और उसमें कहा कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो सबसे ज्यादा दोस्ताना, फ्रेंडली। पहली चीज तो ये कि वो फ्रेंडलीनेस के ऊपर बेस करती है और दूसरा गुडविल, हम सब के लिए अच्छा चाहते हैं। या आपने कोट, करंट अफेयर में जी कोट्स कहां से ऐड करें, हम इसको ऐड करेंगे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी वन ऑफ द फ्रेंडलीएस्ट एंड गुड विल टूवर्ड ऑल द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। हमारी खारजा पॉलिसी दुनिया के तमाम ममालिकों के लिए दोस्ताना और उनके लिए अच्छाई पर बेस करती है। वी डोंट चेरिश एनी एग्रेसिव डिजाइन अगेंस्ट एनी कंट्री और नेशन। नो एग्रेसिव डिजाइन। अगला पॉइंट कि हम किसी के भी खिलाफ नहीं है, हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। वी बिलीव, हमारा प्रिंसिपल क्या है? ऑनेस्टी एंड फेयर प्ले। सबके साथ अच्छे रहेंगे, हक की साथ देंगे, और हम प्रिपेयर्ड हैं कि हम क्या करेंगे, हम कंट्रीब्यूट करेंगे इस मुल्क की बेहतरी के लिए, अच्छाई के लिए, और दुनिया में भी हम ममालिक के साथ इसी तरह खड़े होंगे कि हम प्रमोट करेंगे पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही थी कि हम हमेशा ऑप्रेस्ड
यानी कि जिन पे जुल्म हो रहा है उनके साथ, ऑप्रेस एंड सप्रेस लोगों के साथ खड़े हैं, उनका साथ देंगे और यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। दोबारा बताती हूँ बेटा, ये देखिए, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी फ्रेंडली होगी, गुडविल होगी, सबके साथ अच्छी होगी जी, हम अच्छा करेंगे। ये देखिए, फ्रेंडली हो गई, गुडविल हो गई। पहला मेन पॉइंट हमारी फॉरेन पॉलिसी का बच्चे क्या होगा कि वो फ्रेंडली होगी और गुडविल होगी, ये बात होगी। उसके बाद अब अगली चीज वो ये कहता है कि हम किसी के खिलाफ कोई एग्रेसिव डिजाइन नहीं रखते, हम किसी मुल्क से किसी किस्म का अनाद नहीं रखते। हमारा प्रिंसिपल है होनेस्टी एंड फेयर प्ले, हक और सच पे जो है वो हम काम करेंगे और अमन और खुशहाली को प्रमोट करेंगे। जो लोग ऑप्रेस हो रहे हैं या सप्रेस हैं, जिन पे जुल्म हो रहा है, हम उनके साथ खड़े हैं और प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर को हम फॉलो करते हैं। ये मैंने उनकी उस कॉल में से पॉइंट्स निकाले हैं जिसमें आप कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि और फॉरेन पॉलिसी इज वन ऑफ द फ्रेंडलीएस्ट एंड द गुडविल पॉलिसी, वी डोंट चेरिश एनी काइंड ऑफ एग्रेसिव डिजाइन अगेंस्ट एनी स्टेट, वी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द ऑनेस्टी and the fair play in national and international dealings, and are prepared to make our contribution to the promotion of the peace and the prosperity of the world. Pakistan will never be found lacking in extending its material and the moral support to the oppressed and the suppressed one and in the world, and we will be upholding the principle of the United Nation. समझ आई ये चीज? इसके मैंने पॉइंट्स निकाले, दोबारा मैं बताती हूँ आपको कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस पर्सपेक्टिव के ऊपर। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मैम जी मैम किसी बेटा, को अगर कोटेशन याद नहीं होती तो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब समझ आ गई है ना? दोबारा अब मैं आप ओके लोगों के ओके। लिए मोहम्मद अली जिन्ना की, यहाँ पे इसका कलर में चेंज करते हैं, रेड से लिखती हूँ। अब मोहम्मद अली जिन्ना वाला जो पॉइंट है इसको हम देखें। आई डोंट नो कि इसका पेन क्यों स्लो है। मोहम्मद अली जिन्ना क्या कहते हैं? अब मोहम्मद अली जिन्ना का जो मेन हमारे पास एक थीम है या मेन उनका एक की मैम एलिमेंट है। जी बेटा, मैम इस पेन का कलर नजर नहीं आ रहा, मैंने पहले भी कहा कि थोड़ा स्लाइड्स पे या फिर जूम करें या मैं फिर मैम ब्लैक कर, राइटिंग साइज, कलर मैम चेंज राइटिंग करें। साइज छोटा हुआ है, राइटिंग का, टेक्स्ट का। मैं देख लेती हूँ कि कहाँ से ये छोटा हो गया। आई डोंट नो कि वो किधर, ये राइटिंग का वही कम हो गया। चले मैं देखती हूँ कि मैम कहाँ। जहाँ पे इरेजर होते हैं उसके साथ ही होता है। अच्छा बेटा, मैं एक मिनट, थैंक यू। इरेजर और ये स्ट्रोक स्टाइल है, ये है ना? यहाँ से थोड़ा तेज मैम चले, यस अभी ठीक है? यस, ये अब तो बिल्कुल परफेक्ट यस हो मैम गया। परफेक्ट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, जीते रहे। अच्छा, अब हमने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना ये कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना के ये जो पॉइंट्स है ना बेटा, आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की वेबसाइट है उस पर भी पड़े हुए हैं। बस ठीक है, इशू हो गया। इसमें सबसे पहली चीज ये है कि उन्होंने कहा है कि हमारी क्या होगी, फ्रेंडलीनेस होगी, तमाम के साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुकात होंगे और उसके साथ गुडविल की पॉलिसी होगी। गुडविल की पॉलिसी होगी, हम किसी भी किस्म का एग्रेसिव डिजाइन किसी भी मुल्क के अगेंस्ट नहीं रखेंगे। एग्रेसिव डिजाइन किसी भी स्टेट के अगेंस्ट हमारा नहीं होगा। उसके बाद अगली चीज ये है कि एग्रेसिव डिजाइन नहीं होगा, तो तीसरा बात उन्होंने क्या की है कि हम काम करेंगे, कोशिश करेंगे किस चीज के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करेंगे। न सिर्फ प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करेंगे बल्कि उसके साथ साथ हम पीस को भी प्रमोट करने के लिए कोशिश करेंगे। और अलोंग विद इट पाकिस्तान सपोर्ट करेगा उन ममालिक को जो ओप्रेस्ड है और सप्रेस्ड हैं, कि जिनके ऊपर किसी भी किस्म का जुल्म जबर तशद्दुद हो रहा है। और हम यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, यूएन ये कहता है कि भाई फंडामेंटल राइट्स होंगे, रियासतों की सॉवरेनिटी जो है वो प्रोटेक्ट की जाएगी। बेटा हम आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया होती है 1648 के अंदर, तो उसके तहत क्या चीज आई। उसके तहत यही था कि जो आपके मुल्क हैं उनकी खुद मुख्तारियत के ऊपर कोई सवाल नहीं होगा, हर मुल्क अपने मामलात में आजाद होगा। तो ये कायदे आजम की जो हमारी 1948 फरवरी की स्पीच है उसका क्रक्स है। अच्छा जी, अभी तक हमने जो चीज पढ़ी है, दिस इज
only about the definition of foreign policy. Let me repeat, फिर मैं चलूंगी जी objectives of the foreign policy and then determinants of the foreign policy के ऊपर। फॉरेन पॉलिसी की जो डेफिनेशन है उसके कुछ अल्फाज हैं, जैसे कि है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एक हमने ये लफ्ज निकाला, एक हमने लफ्ज निकाला नेशनल इंटरेस्ट्स, एक हमने निकाला इंटरनेशनल लेवल स्टेट्स प्लस ऑर्गेनाइजेशंस, उसके बाद हमने एक लफ्ज निकाला एक्शंस, डिसीजंस प्लस इंटरेक्शंस। फिर हमने दो चीजें निकाली, रियलिज्म एंड आइडियलिज्म। बेटे अब आप लोग इन वर्ड्स को यूज करें और बनाएं जी डेफिनेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी। यू हैव 1 मिनट, हरी अप, चैट बॉक्स में लिखिए। एक मिनट है जी आपके पास। हरी आप, जल्दी कीजिए। फिर हम आगे चलेंगे और हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी, कि भाई फॉरेन पॉलिसी बनाने की जरूरत क्यों है, व्हाई वी नीड, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। जल्दी करें जी, जल्दी करें, बी क्विक। मैम जब आप बताई थी मैंने लिख ली थी, टाइपिंग बहुत स्लो है मेरी। कैन आई टेल इन जी जी, आपने खुद माइक? अपनी बतानी है, आपने जो मैंने बताई है वो नहीं बतानी। यस मैम। ओके मैम, मैंने अपनी बनाई है आपकी वर्डिंग से। Foreign policy is a strategic activity to achieve national interest at international level like security, safety, economic growth. For that, the decisions, action, and interaction with the states and non-state organization to achieve your interest is known as foreign policy. गुड, एक्सीलेंट, शाबाश जी। एनीबडी एल्स? बेटा देखिए, इस तरह ना हम चीजों को डी कोड करके अंडरस्टैंड। अब आपको फॉरेन पॉलिसी समझ आई होगी। अब फॉरेन पॉलिसी क्या है कि आपके एक सेट रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं। हसन कहते हैं कि यहाँ पर, अच्छा जी, तो प्राइमरीली हसन ये कह रही हैं कि आपकी फॉरेन पॉलिसी बुनियादी तौर पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टू अचीव नेशनल इंटरेस्ट इंटरनेशनल लेवल, क्रिएटिंग अ बैलेंस। गुड। सिद्रा कहती है कि स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी टू अचीव नेशनल इंटरेस्ट नेशनल डेट विद, ओके गुड। आयशा, set up the strategic action balance with idealism and realism to achieve national interest. Very good. Foreign policy is a strategic activity to achieve national interest. सबा नौरीन कह रही हैं। अफशा कहती है पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी is a strategic policy which shows national interest, international level security, economic growth and a balance between other human. Very good अफशा। देखिए ये चीज है कि आपने इस तरीके से, और इफ इट इज स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी, निमरा कह रही है टू अचीव नेशनल इंटरेस्ट एंड इंटरनेशनल लेवल फॉर डिसीजंस, एक्शन एंड इंटरेक्शन। कायनात सारा कह रही है कि फॉरेन पॉलिसी रेफर्स टू कंट्रीज एक्शंस एंड द डिसीजन रिगार्डिंग द इंटरेक्शन विद अदर कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इट एम टू प्रमोट नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक वेलबींग। एक्सीलेंट, वेरी गुड जी। आई एम हैप्पी कि आप लोगों ने इसको यहाँ पे अंडरस्टैंड किया। गुड जैनुल आबिदीन, वेरी गुड। इरम नाज इज अ स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी। एक्सीलेंट। नो चैट जीपीटी मेहरान। गुड बच्चे, गुड। चले जी, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। थैंक यू जी, थैंक यू। दिस इज फॉर यू ऑल। गुड। नो शर्मा, एचपी, ठीक है, वेरी गुड। इन द रेलम ऑफ आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। चले जी, दैट्स ग्रेट। आई एम हैप्पी कि आपने इस चीज को यहां तक तो क्लियर कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। ऑब्जेक्टिव्स क्या है बेटा? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फॉरेन पॉलिसी का हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव है जी प्रमोशन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी एंड वैल्यूज। अब ये क्या होते हैं? व्हाट इज नेशनल आइडेंटिटीज एंड व्हाट आर वैल्यूज? इनको समझ लेते हैं। पाकिस्तान
एक लाइन आप अपने पास याद रखें कि पाकिस्तान इज अ डायनामिक, प्रोग्रेसिव, मॉडरेट एंड डेमोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट। पाकिस्तान ये है जी। देखिए डायनामिक है, तो डायनामिक से मुराद है यहाँ पे पंजाबी, सिंधी, बलोच, पख्तून तमाम मौजूद है। प्रोग्रेसिव है, वक्त के साथ नई मार्केट एक्सप्लोर करती है, नए फ्रेंड्स बनाती है, फॉइस बनाती है, ग्रो कर रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। मॉडरेट स्टेट है, हमारे पास किसी भी किस्म की सख्ती, जबर जबरदस्ती नहीं है, यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स भी रहते हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि ये एक इस्लामिक स्टेट है। डेमोक्रेटिक इसलिए है कि यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास जमहूरी निज़ामी हुकूमत है। अब ये पाकिस्तान की आइडेंटिटी है, पाकिस्तान बुनियादी, ये पाकिस्तान की वैल्यूज है। यानी कि आप कहते हैं ना कि हमारी ये वैल्यूज हैं कि जब बड़े आते हैं तो छोटे खड़े होकर उनको सलाम करते हैं। ये हमारी वैल्यूज हैं कि छोटों को प्यार शफकत के साथ डील किया जाता है। मेहमान आता है तो हम उसे खाना खिलाते हैं। ये वैल्यूज है। फॉरेन पॉलिसी के अंदर पाकिस्तान का पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि वो अपनी वैल्यूज को प्रमोट करना चाहता है। हमारी वैल्यूज क्या है? हमारी डायनामिक सोसाइटी, हमारी प्रोग्रेसिव सोसाइटी। तो ये जो इस्लाम की जितनी भी वैल्यूज हैं वो पाकिस्तान की वैल्यूज हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक रियासत है। हमारी नेशनल आइडेंटिटी एक इस्लामिक स्टेट की है। तो बच्चे, सबसे पहली चीज हमारा फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव से मुराद है कि अब जब फॉरेन पॉलिसी बनेगी ना, पाकिस्तान जब अपनी फॉरेन पॉलिसी बना रहा होगा तो वो इस चीज का ख्याल रखेगा कि उसने अपने मुल्क की आइडेंटिटीज और वैल्यूज पे कंप्रोमाइज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक द एग्जाम्पल कि आप इस्लामिक रियासत हैं, तो आप इस्लामी रियासतों के साथ बरादराना ताल्लुकात बनाएंगे क्योंकि ये आपकी वैल्यूज को प्रमोट कर रहा है। आप एक इस्लामी रियासत हैं तो फलस्तीन के कॉज पे, फलस्तीन के मुसलमानों की उनकी नेशनल आइडेंटिटी के लिए आप आवाज उठाएंगे क्योंकि ये आपकी मेजर वैल्यूज है। तो आप अपनी फॉरेन पॉलिसी में इस चीज को शामिल करते हैं कि मुस्लिम ममालिक के साथ आपके बरादराना ताल्लुकात होंगे। ये चीज आपको समझ आ गई है? ये पहला हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, प्रमोशन ऑफ द नेशनल आइडेंटिटी एंड वैल्यूज। ओके। उसके बाद हमने अपनी खुद मुख्तारियत, नेशनल सॉवरेनिटी को भी प्रोटेक्ट करना है, अप होल्ड करना है। सॉवरेनिटी का कंसेप्ट बेटे आया था ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से 1648 में। जब ममालिक आपस में लड़ के बैठे तो उन्होंने एक मुआहदा साइन किया जिसको हम ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया कहते हैं। उस ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में ये कहा गया कि रियासत का बुनियादी एलिमेंट होगा कि रियासत खुद मुख्तार होगी अपने फैसलों के अंदर। तो ये भी हमारी वैल्यूज में शामिल है कि पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हुए किसी सूरत भी अपनी खुद मुख्तारियत का सौदा नहीं करेगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव है बच्चे फॉरेन पॉलिसी का, promotion of national identity and values. Is it clear? Promotion of national identity and values. दूसरा हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है strengthening डिप्लोमेटिक एंड बायलैटरल रिलेशन। बेटा जिन्होंने कहा था कि बायलैटरल है, ये उनका जवाब आएगा। डिप्लोमेटिक एंड बायलैटरल रिलेशंस। डिप्लोमेटिक जिसको आप कहते हैं सॉफ्ट पावर, खारजा पॉलिसी। आपके फॉरेन सर्विस वाले, उनको डिप्लोमेट्स कहा जाता है जो बाहर जाके लगते हैं। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव फॉरेन पॉलिसी का, पहला तो यह है कि आपने अपने नेशनल इंटरेस्ट्स और वैल्यूज को प्रमोट करना है। दूसरा यह है कि आपने अपने डिप्लोमेटिक ताल्लुकात, खारजा ताल्लुकात जो हैं उनको मजबूत करना है। और बायलैटरल रिलेशन बनाने हैं मुमालिक के साथ, दोहरे ताल्लुकात, वो जो दोहरा ताउन है ना उसको भी बढ़ाना है। तमाम मुमालिक पर्टिकुलरली खास तौर पे
ऑल कंट्रीज और स्पेशल नेबर्स के साथ, पड़ोसियों के साथ आपने ताल्लुकात बेहतर करने। आपने चाइना, अमेरिका और जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि आप सार्क है, ओआईसी है, यूरोपीय यूनियन है, उधर भी आपने अपने रवाबत कायम करने हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव है। अफगानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात कायम करने, आपका नेबर है ना, ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो बेटे दूसरा मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेंथनिंग बाय डिप्लोमेटिक एंड बायलैटरल रिलेशंस। पहला क्या है? प्रमोशन ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट। दूसरा है स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बायलैटरल रिलेशंस। जी आपको पूरा मैं डिटेल मटेरियल प्रोवाइड करूंगी। तीसरा है, अब आपका ऑब्जेक्टिव है कि अब आपने अपने घर को भी मजबूत करना है। घर को मजबूत करने से मुराद ये हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव है बेटा, सेफ गार्डिंग नेशनल इंटरेस्ट। आपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को बचाना है, उसको सेफ गार्ड करना है। एंड जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, ये दो इंटरेस्ट हैं जी। अब इनको समझते हैं ये क्या होते हैं। नेशनल इंटरेस्ट हमने देख लिया कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट ये है कि भाई हमारी सरजमीन जो है उसकी इंटेग्रिटी पे कोई सवाल ना उठाए, यहाँ पे अमन कायम हो, हमारी सिक्योरिटी कोई खराब ना करे, हमारी इकोनॉमी बेहतर हो, किसी भी किस्म का हमारे मुल्क के अंदर टेररिज्म ना हो, जैसे कि आज हम देख रहे हैं बलोचिस्तान में हो रहा है। तो ये अगेंस्ट हमारे नेशनल इंटरेस्ट है। तो हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी में अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है और जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है। जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से मुराद ये है कि पाकिस्तान की जो लोकेशन है, जियो जमीन से लिंक है बेटा, तो जो पाकिस्तान की लोकेशन है, तो पाकिस्तान की लोकेशन है अगर यहाँ पर कि वो पिवट टू द साउथ एशिया और उसके पड़ोस में अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान किसी भी तरह उसके इंटरेस्ट को लूज, यानी कि आप कहते हैं ना पोरस बॉर्डर है तो यहाँ से तालिबान आ रहे हैं वगैरह वगैरह, तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट है। हमने ऐसी फॉरेन पॉलिसी बनानी है कि हमारा जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट हो। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के साथ के अंदर किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं है। तो नेशनल इंटेग्रिटी के अंदर बेटा एक चीज आती है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, कि हमारी ये सॉरी जियो स्ट्रेटेजिक के अंदर टेरिटोरियल का लफ्ज टेरिटरी से निकला है, जमीन से। पाकिस्तान के जो कश्मीर इशू है वो भी पाकिस्तान की जमीन में आप घुस रहे हैं, तो उसकी फॉरेन पॉलिसी में इसलिए वो कहता है कि वो कश्मीर कॉज को सेफ गार्ड करेगा। ये आपका अफगानिस्तान से जितनी भी जो भी इन्वेजन हो रही हैं वो जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो हमने उसको सेफ गार्ड करने, इसीलिए तो हम कहते हैं हमने तालिबान को वापस भेज रहे हैं, सॉरी हम अफगानियों को वापस भेज रहे हैं, हम अपने बॉर्डर को फेंसिंग कर रहे हैं। तो ये हमारा तीसरा मेन ऑब्जेक्टिव है, सेफ गार्ड करना है आपने नेशनल इंटरेस्ट को और जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। समझ आई ये चीज? अब हमारा जो चौथा मेन ऑब्जेक्टिव है वो है इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बेटा सस्टेनेबल चीज वो होती है कि आप जिसको इस्तेमाल करें तो वो आने वाली नस्लों के लिए खत्म ना हो। ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल आपका एनर्जी सस्टेनेबल है अगर आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं और वो एग्जॉस्ट नहीं हो रही आने वाली नस्लों के लिए। अब आपकी फॉरेन पॉलिसी ये कहती है कि आपने इंटरनेशनल लेवल पर, इरम इरम बेटा बंद करें बंद करें बंद करें बंद करें। एक मिनट जी, एक मिनट। बेटा समझ आ रहा है आप लोगों को? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस यस मैम। मैम। यस अच्छा, मैम। इकोनॉमिक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल चीज वो होती है कि जिसको आप यूज करें तो आपकी आने वाली जनरेशन के लिए वो एग्जॉस्ट ना हो।
फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव यह है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपने ऐसे ताल्लुकात बनाने हैं, आपने ऐसी डेवलपमेंट्स करनी है, फॉर एग्जांपल जैसे कि सी पैक है, इस किस्म की कॉपरेशंस करनी है ताकि हमारी इकोनॉमिक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। बेटा पाकिस्तान इज नॉन एज पिवट टू साउथ एशिया। पाकिस्तान को की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है ना, जहां पे वो मौजूद है, जो उसकी जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, वो उसको रेलेवेंट बनाती है। पाकिस्तान दुनिया के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के बगैर कभी भी वॉर ऑन टेरर आपका अमेरिका नहीं लड़ सकता। पाकिस्तान के बगैर कभी भी आपका जो है वो रशिया वार्म वाटर्स तक एक्सेस हासिल नहीं कर सकता। पाकिस्तान के बगैर आपका अफगानिस्तान कभी ट्रेड नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान को अपनी इस लोकेशन को इस्तेमाल करना है। इसकी फॉरेन पॉलिसी यही कहती है पाकिस्तान की कि हमने क्या करना है। पाकिस्तान जैसे चाइना के साथ लिंक है, तो उसके बाद जो सेंट्रल एशिया है, जिनको हम कहते हैं कार्स कंट्रीज, तुर्कमानिस्तान, आजरबाईजान, ठीक है, उसके बाद किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये जो जितने भी जो आपकी जिनको हम कार्स कंट्री, सेंट्रल एशियन रिपब्लिकन जिनको हम कहते हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक स्टेट्स जो हैं आपकी, इनके साथ भी पाकिस्तान को अपने ताल्लुकात इस्तवार करने हैं ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। न सिर्फ सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ, जो आपके वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ भी। मैं इंशाल्लाह हम लोग एक दिन मैप देखेंगे और उसके साथ हम चलेंगे, लेकिन फॉर टाइम बीइंग आप सिर्फ ये याद रखें कि हमारी फॉरेन पॉलिसी ये का जो ऑब्जेक्टिव है कि इकोनॉमिक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, कि पाकिस्तान को ऐसे कॉपरेशन करनी है, ऐसे डेवलपमेंट करनी है, ऐसे ताल्लुकात इस्तवार करने हैं कि जिनके जरिए पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम हो सके। बेटा हमारा जो पांचवा मेन ऑब्जेक्टिव है हमारी मेन फॉरेन पॉलिसी का, वो ये है कि हमने प्रोटेक्ट करना है किसको। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट्स ऑफ पाकिस्तानी डायस्पोरा, वो पाकिस्तानी जो बाहर मुल्क मौजूद है, वो पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क मुकीम है। इसलिए आप देखते हैं कि हमारे जो जितने भी कमीशंस हैं बैरून मुमालिक के अंदर, वहां पर इस चीज को कि हमने बुनियादी तौर पे वहां जितने भी बैरूनी ममालिक हैं उनके साथ ऐसे ताल्लुकात इस्तवार करने हैं कि वहां पर जो मौजूद हमारे पाकिस्तानी हैं उनको हर किस्म की सपोर्ट हासिल हो। तो प्रोटेक्ट करने हमने इंटरेस्ट को पाकिस्तानी डायस्पोरा के, वो पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क मुकीम है। अब जो लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है फॉरेन पॉलिसी का बच्चे, वो है हमने रीजनल और ग्लोबल कोऑपरेशन इनहांस करनी है। जब मैं बोलूं रीजन, उससे क्या मुराद है वो मैं बता देती हूँ, और जब मैं बोलूं ग्लोबल तो उससे क्या मुराद है। बच्चे जब हम बात करते हैं रीजन की, तो रीजन से हमारा मुराद है साउथ एशियन रीजन। हम जिस जगह रहते हैं, ये जो पूरा जिस जगह पे पाकिस्तान, आप देखें ना, आपने बताया कि ईरान फलानी जगह पे मौजूद है, फलानी जगह पे, दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान एशिया में है, और एशिया में भी फिर साउथ एशियन रीजन में है। तो जब हम रीजनल कनेक्टिविटी की बात करते हैं, तो ये जो आपकी साउथ एशियन रीजन्स हैं, जो आपके सार्क कंट्रीज हैं, हम इंशाल्लाह सार्क ऑर्गेनाइजेशन जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। सार्क के जो मेंबर स्टेट्स हैं वो हैं जी MBBS स्पेन, जिसके अंदर आपके पास है जी मालदीव्स है, भूटान है, ठीक है, उसके बाद श्रीलंका है, पाकिस्तान है, इंडिया है, अफगानिस्तान है। ये अब सारे जो रियासतें हैं इनको हम यहाँ पर किस में गिन रहे हैं, बुनियादी तौर पे हम इनको स्टेट्स को गिनते हैं आपकी साउथ एशियन रीजन की स्टेट्स के अंदर। तो इनके साथ जब वो कहता है ताल्लुकात इस्तवार करने हैं, इन्हांस करने हैं, और फिर ग्लोबल लेवल के ऊपर भी कॉपरेशन करनी है, जैसे कि हम देखते हैं कि ग्लोबल लेवल के ऊपर आपके मुख्तलिफ, यानी कि US है, आपका जो यूरोपियन स्टेट्स हैं, आपका रशिया है, ये तमाम चीजें। लेकिन वो कहता है कि आपके बुनियादी तौर पे जब हम आगे चलेंगे तो हम साउथ चाइना पैसिफिक जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। इसी तरह जो मुस्लिम स्टेट्स हैं वहां पे भी उसने क्या करना है कि कॉपरेशन को बढ़ाना है। तुर्की है, ईरान है, मलेशिया है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है, उनके साथ। तो ये जी हमारा ऑब्जेक्टिव है हमारी फॉरेन पॉलिसी का। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी के जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं बेटा, आप उनको याद रखेंगे। नेशनल आइडेंटिटी एंड इंटरेस्ट है। नेशनल आइडेंटिटी एंड इंटरेस्ट के बाद अगली चीज है कि आप क्या करेंगे, डिप्लोमेटिक एंड बायलैटरल रिलेशन को स्ट्रेंथन करेंगे।
नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की बात है, इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनल डायस्पोरा की बात है, इन्हांसमेंट ऑफ द रीजनल एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन की बात है। तो ये हमारे मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसीज हैं। इनको हम क्या कहते हैं? ये वो हैं कि जिनकी बेसिस पे फॉरेन पॉलिसी शेप होती है। हम अपनी फॉरेन पॉलिसी जब बनाने बैठते हैं तो हमने देखना है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में हमने अपने इंटरेस्ट का ख्याल किया या नहीं किया। हमने उसके अलावा हम ये देखते हैं कि हमने कॉपरेशन को एनहांस करने की बात की या नहीं की, हमने अपनी इंटरनेशनल डायस्पोरा का ख्याल रखा या नहीं रखा। अगली हमारे पास हेडर है डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी बनाते हुए आप किन चीजों का ख्याल रखते हैं? डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, बेटा ये डिटर्मिनेंट्स दिए हैं। ये सारा कंटेंट जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये आपकी रिकमेंडेड किताब अब्दुल सत्तार की किताब है। पाकिस्तान की, आप इसको बेशक जब लिखें मैं आपको बताऊंगी कि तरीकाकार क्या है कि आपने उसको किस तरीके से लिखना है। डिटर्मिनेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी में मेरा बच्चा सबसे पहली चीज है ज्योग्राफी। आपके पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात, आप किस मोहल्ले में रहते हैं, इस चीज पर डिपेंड करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मैं F5 में रहती हूँ तो मेरे F5 वालों के साथ मेरी ज्योग्राफी होगी कि मुझे उनके साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने होंगे। मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा कि F10 वाले कैसे रह रहे हैं, पड़ेगा लेकिन इतना नहीं पड़ेगा। बेटा नेपोलियन बोनापार्ट ने ये कहा था, यहाँ पे नेपोलियन की आप कोट के, नेपोलियन ने ये कहा था कि किसी भी कंट्री की ज्योग्राफी बहुत जरूरी है उसकी फॉरेन पॉलिसी को प्रिडिक्ट करने के लिए। और ये चीज पाकिस्तान के लिए ट्रू है। पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, पाकिस्तान साउथ एशिया में रहता है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है। पाकिस्तान की रेलेवेंसी है, जारी बात है जो कंट्री का बॉर्डर है, एक तरफ हमने देखा ईरान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, अरेबियन सी है, तो ये इसको बड़ा इंपॉर्टेंट बनाता है। तो पाकिस्तान की जो ज्योग्राफी है इसको आप कह सकते हैं जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। नो नीड ऑफ रीडिंग द होल बुक, ये इसी बुक का मैं आपको ब्रीफ दे रही हूं, आपने किताब नहीं पढ़नी, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट द कंटेंट इज फ्रॉम दिस बुक। जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पाकिस्तान लोकेशन। ज्योग्राफी की लोकेशन इंपॉर्टेंस को समझने के लिए मैप बनाना पड़ेगा। मैप बना लेते हैं जी, क्या मसला है, हमें तो मैप बनाना आ गया। कैसे बनाना आ गया? हमने लगानी है दो लाइंस, इस लाइन के कोने पे बनाना है V, उसके नीचे बनाना है फिर V, फिर बनाना है C, फिर बनाना है V, और इसको इधर से अंदर से गुजारना है, वापस इसके पास चले जाना है और इस लाइन के साथ तिरछा होते 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 आना है और तिरछा होते हुए फिर बाहर निकलना है और यहां से आते हुए फिर यूं हो जाना है और फिर वापस इसको इधर लागते हुए इसको यहां से हमने यूं जोड़ देना है। आ गया ना हमें मोड़ा माटा मैप, इतना तो हमें आ ही गया। यहाँ पे हमने बना दिया बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के बिल्कुल सामने बैठा हुआ है सिंध। बलूचिस्तान के साथ अगली गाड़ी पे बैठे तो आ गया KP। सिंध से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो आगे हम पंजाब। KP से थोड़ा सा हम ऊपर गए तो हमने कहा चलें GB चले जाते हैं, और पंजाब से यहाँ पे बाहर निकले तो हम आ गए AJK। मैम अब जो इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड है वो उसको मैप में बनाना है? नहीं बच्चा, वो नहीं बनाना। अभी कल भी शहबाज शरीफ साहब की तरफ से हमें एक नोटिफिकेशन मिला कि मैप आप ये बनाकर, उसको हम छोड़ देंगे अभी। ठीक ओके। है बच्चा। ओके। यहाँ पे जी हमारे पास मौजूद है चाइना। चाइना के ऑपोजिट साइड पे यहाँ पर मौजूद है अरेबियन सी। पंजाब के साथ जुड़ के बैठा हुआ है इंडिया। बलूचिस्तान की बॉर्डर से चले गए लोग ईरान जियारत करने, KP वाली साइड पे जब आए तो आगे आ गया अफगानिस्तान। हो गया याद? हो गया ना याद? और यस कौन मैम। किधर है उसको तो हमने ऑलरेडी देख लिया था, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब बेटे ज्योग्राफी एक मेन डिटर्मिनेंट है जिसकी बेसिस पे फॉरेन पॉलिसी शेप होती है। अब हम कुछ भी लिख लेंगे, कैसे? हम कहेंगे कि जो इंडिया है, पाकिस्तान और इंडिया की जो लॉन्ग स्टैंडिंग राइवलरी है
अब पाकिस्तान और इंडिया की लॉन्ग स्टैंडिंग यहाँ पे ज्योग्राफी में राइवलरी क्या है? कश्मीर। तो ये ज्योग्राफी ही है कि हम ये जो पड़ोस में बैठे हुए हैं, ये जो हमारे रीजन सेम है, हमारे हमें खौफ है कि मिलिट्री की तरफ से जो है अलायंसेस बन रही हैं या किसी भी किस्म की चीज। तो ये जो पहला डिटर्मिनेंट है, हम जब भी अपनी फॉरेन पॉलिसी शेप करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने अपने डिफेंस को मजबूत करना है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पड़ोस पे ही हमारी लड़ाई है। तो ज्योग्राफी इज द फर्स्ट डिटर्मिनेंट। जब भी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले देखते हैं कि आप हैं किधर, आपके पड़ोसी कौन है। इसी तरह ये अफगानिस्तान के साथ आप बैठे हुए हैं, जो आपका वेस्टर्न बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर इसको कहते हैं बेटा, एमसीक्यूज इसमें से हम निकालेंगे। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी में इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है बेटा, उसका नाम है ड्यूरेंट लाइन। मोती ड्यूरेंट जो है, ड्यूरेंट लाइन जो है, इसको हम कहते हैं पोरस बॉर्डर। पोरस ये है कि आप इससे अंदर बाहर जा सकते हैं, आ सकते हैं। अब ये जो ड्यूरेंट लाइन, ये जो वेस्टर्न बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, यहां पे अगर हम देखें तो हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हुए इस ज्योग्राफी का ख्याल रखना है कि अफगानिस्तान के अंदर और केपी में इधर और उधर जो लोग मौजूद हैं वो एक से हैं, उनके एक से उनकी रहन सहन एक सा है, वो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट करते थे आपका तोरखम बंद होने से पहले। लिहाजा आपकी ज्योग्राफी यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी बनाने में बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप किधर मौजूद हैं और आपका पड़ोसी कौन है। इसी तरह बेटा जब चाइना है तो पाकिस्तान को पता है कि चाइना के साथ तो ये आपका पूरे का पूरा सी पैक है, ये गवादर तक। और फिर ईरान की अगर हम बात करते हैं तो ईरान के कॉन्टेक्स्ट में जब हम आते हैं तो ईरान के साथ है आपके, सर बस कर दे, एक मिनट बच्चे। अच्छा जी, अब जब हम ईरान के कॉन्टेक्स्ट में बिठाते हैं तो डिस्पाइट द फैक्ट कि ईरान के साथ हमारे कल्चरल टाइट है, हमारा बहुत सारा डायस्पोरा जो हमारी शिया कम्युनिटी है उसकी वहां पर अफिनिटीज भी मौजूद हैं, लेकिन जो आपकी ईरान और सऊदी अरेबिया की जंग है, इस ज्योग्राफी में हमने इसका भी ख्याल रखना है। समझ आइए आपको ये बात कि ज्योग्राफी की अहमियत क्या है, कि हमारे पास किसी भी मुल्क की ज्योग्राफी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बेटा आप देख, दो तीन स्ट्रैंड्स है, मैं डिटेल में आगे पढ़ाऊंगी कि जो ज्योग्राफी है वो आपकी सिक्योरिटी कंसिडरेशन भी उसके साथ लिंक है। अगर हम देखें तो 1947 में जब पाकिस्तान और इंडिया बनते हैं, जब बड़े सगीर पाक को हिंद तकसीम होता है, तो उस वक्त हमने ये देखा कि इंडिया की तरफ से जो हॉस्टालिटीज थी, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का आज भी जो आपका एरिया ब्लीड कर रहा है, उस वक्त के जो हालात खराब थे, तो इसी वजह से पाकिस्तान ने उस वक्त, या हमारे पास ऑप्शन ये था कि हम ज्वाइन करें यूएसएसआर को, आज के रशिया को, या हम ज्वाइन करें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को। बेटा हम उस सिक्योरिटी के खौफ से हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को ज्वाइन किया था, हम अलायंस का हिस्सा बने थे, जिस अलायंस को आप कहते हैं सीटो, या बाद में उसको हम कहते हैं सेंटो। तो ये हमारी ज्योग्राफी थी कि हमारे पड़ोस के ऊपर हालात खराब हैं। इसी तरह फिर हम जब अफगानिस्तान की बात करते हैं तो सबसे पहले सोवियत यूनियन ने 1979 में इन्वेड किया, बाद में वार ऑन टेरर पे अमेरिका आ गया। तो ये हमारी ज्योग्राफी लिंक है हमारी सिक्योरिटी के साथ, हमारी ज्योग्राफी लिंक है हमारी इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस के साथ। आप सी पैक की एग्जांपल ले लीजिए। तो लिहाजा पाकिस्तान के बेटा जो जियो पॉलिटिकल रिलेशन है अपने पड़ोसियों के साथ, इस चीज को यहाँ पर समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द अगर हम देखें तो मैंने अब लास्ट टाइम इनको टेस्ट सीरीज में बच्चों को एक दिया था कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें तो मेरा बच्चा, एक तरफ वी हैव हॉस्टाइल इंडिया, इंडिया तो बड़ा जालिम हुआ बैठा है ना,
अनस्टेबल अफगानिस्तान एंड अ वोलाटाइल मिडल ईस्ट। तो जियोपॉलिटिकल रिलेशन की बेटा जब बात करनी है तो इंडिया जो हमारा है, ज्योग्राफी के अंदर इंडिया हमारा जियोपॉलिटिकल राइवल है। इंडिया क्या है? जियोपॉलिटिकल राइवल है। तो फॉरेन पॉलिसी बनाती हूँ, हमें इस चीज का ख्याल रखना। अफगानिस्तान हमारा बफर था, देयर वाज अ टाइम, मैं बताती हूँ कि बफर क्या होता है। अब वो हमारे लिए एक चैलेंज भी है। मैम। अफगानिस्तान हमारी स्ट्रैटेजिक डेप्थ है। मैं याकूब बच्चे, जी जी। जी मैम, ये इंडिया जो है, ये तो जियो स्ट्रेटेजिकली हमारे साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन ये वार्स जो करता है प्रॉक्सी के चक्कर में ही करता है ना। प्रॉक्सी के कॉन्टेक्स्ट में करता है, या फिर हम देखें तो हमारी रीजनल टेरिटरी को कश्मीर के थ्रू जो इसने इन्वेड किया हुआ है। हमें ये, हमारा ये मानना है। ओके ओके। बेटा अफगानिस्तान, आप सर के नीचे तकिया रखते हैं ना, फॉरेन पॉलिसी की जबान में होती है स्ट्रैटेजिक डेप्थ, कि भाई ये मेरा तकिया है। क्योंकि ये तकिया अब आपको वो आपकी जो सख्त बिस्तर है उससे बचाता है। तो रियासतों के अंदर स्ट्रैटेजिक डेप्थ से मुराद ये होती है कि अगर फलां फलां पे हमला करेगा तो ये उसके दरमियान बफर होगा। ये अब वो आपकी विंडशील्ड है गाड़ी की जो खुल जाएगी। अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए वो स्ट्रैटेजिक डेप्थ रहा है। लेकिन जब हम देखते हैं कि तालिबान आते हैं 2021 के बाद, तो हमारे पास जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, आप आज अपने बलूचिस्तान के हालात देखें, तो यही अफगानिस्तान अब बफर से हमारे लिए, मेरा बच्चा, चैलेंज बन गया है। वोलेटाइल मिडल ईस्ट। अब हम देखते हैं कि चाइना जो है इस लोकेशन के अंदर, चाइना हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। चाइना के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि चाइना के पाकिस्तान एंड चाइना आर ऑल वेदर फ्रेंड्स। आवर फ्रेंडशिप इज आवर फ्रेंडशिप इज हायर देन हिमालयाज, डीपर देन अरेबियन सी, स्वीटर देन हनी। ये एक पूरी कोट है। क्योंकि पाकिस्तान के साथ और चाइना के जो ताल्लुकात हैं उनमें बुनियादी तौर पे जो सी पैक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी इकोनॉमिक बेनिफिट के हम पार्टनर्स हैं। लेकिन इस ज्योग्राफी में जो ईरान है, ईरान के साथ हमारा जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो है कम्प्लेक्स रिलेशन। बेटा कम्प्लेक्स इसलिए है कि सऊदी अरब को भी ईरान नाराज नहीं कर सकते, ईरान को भी नाराज नहीं कर सकते। पाकिस्तान में शिया और सुन्नी दोनों लॉबीज मौजूद हैं। ईरान के साथ हम गैस पाइपलाइन के ऊपर हैं, तो ईरान के साथ हम अपने बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। ईरान के साथ हमारा रिलीजियस टूरिज्म है। तो एक कम्प्लेक्स रिलेशन है, ना दोस्त है ना दुश्मन है। तो बेटा डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी में मैंने पहला डिटर्मिनेंट अपने बच्चों को एक्सप्लेन किया, वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के ऊपर कोई सवाल है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इंडिया क्या है? जियोपॉलिटिकल राइवल है। अफगानिस्तान क्या है? बफर है और चैलेंज भी है। चाइना क्या है? स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। आपका जी, अल्लाह भला करे, ईरान क्या है? कम्प्लेक्स रिलेशन। समझ आ गई बेटा? मैं सारी चीजें फिर रिपीट मैम। कर दूं। जी बेटा। मैम, जो आजकल हालात चल रहे हैं तालिबान के साथ पाकिस्तान के, सारे जो प्रॉक्सी वार्स हैं अफगानिस्तान से ही आते हैं, लेकिन उनकी बिल्कुल जो गवर्नमेंट आई थी 21 में, वो तो पाकिस्तान के सपोर्ट से ही आई थी। आई तो थी, बिल्कुल। ऐसे क्या मैम उसके बाद हुए 3 सालों में जो इतने बेटा वहां पर चैलेंजेस दो फेस चीजें करने पड़ते हम हैं। जब पढ़ेंगे ना, बेसिकली देर आर टू टाइप ऑफ तालिबान। वन इज द गुड तालिबान जो कि इनकी पॉलिटिकल रिजीम है, द अदर वन इज द बैड तालिबान। पाकिस्तान ने जो गुड तालिबान रिजीम लाई थी उनके साथ आज भी हम जो है वो पॉलिटिकल रिलेशन बना सकते हैं। लेकिन जो बैड तालिबान है, जो बुनियादी तौर पे हम जिन बैड तालिबान इस बेसिस पे कहते हैं कि जो टेररिज्म और इन्फिल्ट्रेशन के ऊपर काम करते हैं, ये इन्होंने एक बीच में गैप देखा और उसको फिल कर रहे हैं। जियो इकोनॉमिक बेटा ये होता है कि हमारी जो रीसेंट पॉलिसी है, वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम द जियो स्ट्रैटेजिक, जियो सिक्योर, जो स्ट्रैटेजिक टू द जियो इकोनॉमिक। जियो इकोनॉमिक से बेटा मुराद ये होती है कि आप वो जो जमीनी ताल्लुकात हैं आपके पड़ोसी हैं उनके साथ आपके मुआशी ताल्लुकात। पाकिस्तान और चाइना का जो सी पैक प्रोजेक्ट है ये एक जियो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है। ठीक है बेटा, जो दूसरा डिटर्मिनेंट है मेरा बच्चा, वो है आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन। इसमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है, पाकिस्तान के अंदर बुनियादी तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम, लिबरल, डेमोक्रेटिक और मॉडर्न नेशन स्टेट है। पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है इस्लामिक आइडियोलॉजी। इस इस्लामिक आइडियोलॉजी की बेसिस के ऊपर आपके बरादराना ताल्लुकात होंगे
मुस्लिम रियासतों के साथ। तो बुनियादी तौर पे जो हमारी आइडियोलॉजी है इसमें दो चीजें हैं। ये जो है ना मुस्लिम लिबरल डेमोक्रेटिक, ये जिन्ना की आइडियोलॉजी है। यहाँ पे फिर एक और बंदे की भी आइडियोलॉजी है, इकबाल। उसकी आइडियोलॉजी है इज्तिहाद। आप इस्लामियात में एक टॉपिक पढ़ेंगे, इज्तिहाद का लफ्ज जहद से निकला है कि इस्लामी तालीमात को हालात हाजरा या जो आपके कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं उनके मुताबिक शेप करना या चेंज करना, यानी कि आप मॉडर्न इश्यूज का इस्लाम की नजर से हल निकालना, ये इज्तिहाद है। तो हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारा जो एक सोच है, उसका दायरेकार में वो है जिना की कि मुस्लिम रियासत है, मॉडर्न नेशन स्टेट, और दूसरी तरफ है इकबाल की। यहाँ पे बेटा एक बड़ी खूबसूरत बात आइडियोलॉजी के ऊपर अयूब खान ने की थी। अयूब खान ने कहा था कि ये इसी आइडियोलॉजी की बेसिस के ऊपर तो हम कश्मीर को रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बुनियादी तौर पे हमने कश्मीर को इस्लामिक आइडेंटिटी बनाया है, क्योंकि हम कहते हैं कि कश्मीरी मुसलमान है। समझे? तो बेटा दूसरा डिटर्मिनेंट है आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी में दो चीजें, इस्लामिक आइडियोलॉजी और इकबाल का इज्तिहाद, याद रखना है। समझ आ गई ना बेटा? अब आते हैं तीसरे डिटर्मिनेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। मेरा बच्चा, थर्ड डिटर्मिनेंट आपका हिस्ट्री, तारीख क्या कहती है। इस हिस्ट्री में अपने पास ये फेजेस ऑफ फॉरेन पॉलिसी मेरे बच्चे आप लोगों ने याद रखने हैं। ये भी अब्दुल सत्तार की किताब में से है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है 1947 से लेके आज तक वो किन किन मराहिल से गुजरी है, सिर्फ इनका नाम याद रखना है। पहला जो मरला था जब पाकिस्तान बना तो हम न्यूट्रल थे, हम किसी के दोस्त किसी के दुश्मन नहीं थे, हम सबके साथ अच्छे थे। 1947 से लेके 1953 के टाइम पीरियड को हम कहते हैं इरा ऑफ न्यूट्रलिटी। दूसरा हमारा टाइम पीरियड आता है कि जिसके अंदर हम अलाइन हो गए, हमने कहा हम आपके दोस्त हैं। तो जब हम कहते हैं ना कि हम आपके दोस्त हैं, तो फिर जो दोस्त का दुश्मन होता है हम उसके दुश्मन होते हैं। तो एक तरफ है अब कोल्ड वार हो चुकी है, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ है रशिया। आपने कहा अमेरिका हम तुम्हारे साथ हैं, तो इसका मतलब है रशिया हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, तुम्हारे खिलाफ हैं। ये होएगी जी अलाइनमेंट। अब ये वो टाइम है जब आप सीटो सेंटो आगे चल के ज्वाइन करेंगे, अलाइनमेंट विद वेस्ट। अब बेटा ये 1954 से लेके 1962 तक का टाइम पीरियड है, 54 से 62। उसके बाद अब हमने कहा कि ठीक है, अब हम जरा रुक से गए, अब हमने ट्रांजिशन फेज के अंदर है। अब हमने कहा कि हमने आपकी बहुत मानी है, अब हम नए दोस्त ढूंढेंगे। अब चाइना आ गया बीच में 1963 से 71 तक, क्योंकि 71 में हमारी अपनी जंग छिड़ गई है, हम ट्रांजिशन फेज में हैं। उसके बाद हम बायलैटरलिज्म, हमने कहा कि ऐसा नहीं है, अब हम जरा एक दूसरे के मुकाबले पे चलेंगे। अब 1972 से 78 तक जब जुल्फकार अली भुट्टो का टाइम पीरियड है, तो हम बायलैटरल रिलेशन बनाए, गिव एंड टेक के। उसके बाद हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का हिस्सा बने, कि हम किसी के साथ नहीं है भाई, 79 से 89 तक। फिर उसके बाद बेटा हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी रीडिफाइन की 2001 तक तकरीबन। लेकिन 2001 के बाद वॉर ऑन टेरर, अब हम 2014 तक वॉर ऑन टेरर वाली पॉलिसी पे चलते रहे हैं। उसके बाद हम अब शिफ्ट कर गए हैं सी पैक आने से जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर। अब हमारी पॉलिसी है जियो इकोनॉमिक्स की। भाई हमारे साथ जो इकोनॉमी के ताल्लुकात बनाएगा हम उसके दोस्त हैं। ये फेजेस हैं, ये भी आप अब्दुल सत्तार ने अपनी किताब में लिखे हैं कि सबसे पहले जब पाकिस्तान बना तो पहले कुछ साल न्यूट्रलिटी के थे, हम किसी के दोस्त दुश्मन नहीं थे, हम एक्सप्लोर कर रहे थे कि कौन हमारे साथ कैसा है। फिर उसके बाद हमने वेस्ट को ज्वाइन किया, और उसको ज्वाइन करने के पीछे बुनियादी वजह ये खौफ था कि इंडिया में खा जाएगा। फिर एक ट्रांजिशन का फेज आया, हमें लगा कि वेस्ट हमें अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो हमने चाइना को भी देखा। फिर हम बायलैटरल रिलेशन में चले गए, जो हमारे साथ जितना चलेगा हम उसके साथ उतना चलेंगे। फिर उसके बाद जब सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया अफगानिस्तान को, तो हम नॉन अलाइन मूवमेंट का हिस्सा बने कि हम बड़ा मार लिए, अब हमें छोड़ दें। फिर हमने अपनी पूरी फॉरेन पॉलिसी रीडिफाइन की। फिर वॉर ऑन टेरर पे हमें कहा गया कि इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अब हम आज सी पैक
और हम जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर है कि हम अगर देखें तो हम रशिया के साथ भी ताल्लुकात बनाएंगे। हमने कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर हम बात करें, हमने कार्स कंट्रीज के साथ भी सोचा, क्योंकि हम अब अपनी इकोनॉमी पे काम करना चाहते हैं। बेटा हिस्ट्री जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री हमारी फॉरेन पॉलिसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम अपनी तारीख को नहीं देखें तो हम अपनी फॉरेन पॉलिसी एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, हम बता ही नहीं सकते कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे होगी। लेट्स गो बैक इनटू द हिस्ट्री। जब हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले की एलिमेंट ये होता है कि पाकिस्तान ने जब वेस्टर्न ब्लॉक को ज्वाइन किया या वो एक अलायंसेस का हिस्सा बना, अगर हम सीटो और सेंटो की बात करते हैं तो हमें हिस्ट्री ये बताती है कि उसके पीछे मेन रीजन जो थी वो ये थी कि दैट वाज द मायो। और स्टिल हम ये देखते हैं कि इंडिया की तरफ से जो एग्रेसिव मूव्स हैं उसमें डिफरेंट रीजंस हैं। टेरिटोरियल क्लेम्स हम असाइड कर देते हैं कश्मीर के इशू को, लेकिन जो हमारी वाटर शेयरिंग है, बीइंग द लोअर राइपेरियन स्टेट, हम आज भी अगर देखें तो हम अपना एक जो मेजर चंक अपनी फॉरेन पॉलिसी या बजट का डिफेंस को देखते हैं तो उसके पीछे वही मायोपिक ग्लांस है, वही सिक्योरिटी डायलेमा है, वही हमारी पूरी की पूरी जो चेकर्ड हिस्ट्री है वो इस चीज के ऊपर शेप होती है। लिहाजा इसी तरह फिर हम अगर अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं तो ये जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम अगर हिस्ट्री में देखें तो हमारे जो फाउंडिंग फादर का प्रिंसिपल है वो है पीस, जस्टिस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। अब पीस, जस्टिस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट तो अपनी जगह, लेकिन जो डिफेंस है हमारा, जो हमारी डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है वो हमें ये कहती है कि हमें इन जियोपॉलिटिकल रियलिटीज का भी ख्याल रखना है कि अगर अफगानिस्तान, अगर हम हिस्ट्री में देखते हैं कि अफगानिस्तान के साथ हमारा क्या रहा, या हम ईरान को देखते हैं, तो उस चीज को हमने लाजमी कंसिडर करना है अपनी फॉरेन पॉलिसी में, और ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का डिटर्मिनेंट है। अच्छा, अब ये हमारे तीन डिटर्मिनेंट हो गए फॉरेन पॉलिसी के। अब चौथा जो हमारा मेजर डिटर्मिनेंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और लिंक है इसके साथ, वो है सिक्योरिटी लाइन की फॉर्म में। ठीक है जी, ऐसे आउटलाइन बनानी है, ऐसे मेन पॉइंट्स लिखने हैं। अच्छा बेटा, अब एनालिसिस अगर हम बनाएं तो एनालिसिस में हम ये कहते हैं कि जी फॉरेन पॉलिसी जो है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की एलिमेंट। किसी भी रियासत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उसका फेस होती है। पाकिस्तान को अगर हम देखें तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने ये देखा है कि पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को देखते हुए बनाई है, लेकिन पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिविजिट करने की जरूरत है। अब जब हम आगे अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे किस किस जगह पे हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को रेलेवेंट बनाना। नहीं, पैराग्राफ नहीं लिखना, बुलेट्स लिखने हैं, तकरीबन 10-12 पॉइंट्स आपने लिख लेने हैं। तो फिर मैं पाकिस्तान, इंडिया, इंडो यूएस तमाम के साथ ना लिंक करके आपको ये पढ़ाऊंगी कि आपने कौन कौन सी किस किस जगह पे कौन सी सजेशंस दे। Years। अच्छा, बताएं। इससे पहले ओरिएंटेशन का क्लास वही है। हमने ज्वाइन किया था। अच्छा, आपने नहीं किया, चलिए कोई मसला नहीं। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया, मैंने आज स्टार्ट में बताया, तो उसकी स्लाइड्स में शेयर कर दूंगी। ओके भी। अच्छा, ये आप जिस दिन 2025 में सवाल आया था, डिस्कस द कंटोर्स ऑफ पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक रिलेशन विद इंडिया एंड अफगानिस्तान इन डिटेल। डू यू foresee any serious security challenges from these neighbor in near future? Explain your opinion। अब ये फॉरेन पॉलिसी का सवाल है, ठीक है, यानी कि ये आपकी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी विद इंडिया एंड अफगानिस्तान उसने पूछी है। अच्छा, उसके बाद अब मैं आप लोगों के साथ एक और चीज, ये हम कल मुकम्मल होगा तो फिर इसको डिस्कस करेंगे कि हमने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। जी प्लीज। अच्छा, एक मिनट बेटा, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए आपने ना जो अखबार वाला मामला है जिसको लेके आप परेशान होते हैं, ये देखिए यहाँ पे ना आपने गूगल पे जाके लिखना होता है